नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अज्ञा एकेडमिक एरिया में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का हमारा जो फर्स्ट बुक है संविधान, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो चैप्टर के बारे में, इस बुक के बारे में बताते हैं। पहले ये जो बुक ही है ना हमारा पूरा एक तरह से संविधान के बारे में ही लिखा गया है, जो भारत के संविधान के बारे में बताया गया है। तो पहले देखते हैं संविधान होता क्या है। संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिससे सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों की जानकारी मिलती है। यानी जो संविधान जो उसमें सरकार के जो भी हमारे विभिन्न अंग है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी शक्तियाँ क्या है और नागरिकों के पास जो हमारे हम एज अ नागरिक हमारे पास क्या अधिकार है, इसकी जानकारी हमें संविधान से मिलती है। इसके साथ साथ जो संविधान है ना, सरकार की सीमाओं का निर्धारण भी करता है, यानी किस हद तक सरकार को शक्तियाँ दी गई है, इसका वर्णन भी हमें संविधान में मिलता है। और जो बेसिकली अगर बात करें तो संविधान दो तरह के होते हैं, एक लिखित और दूसरा अलिखित। लिखित संविधान के अगर उदाहरण दें तो हम भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में है। अगर वहीं हम इंग्लैंड के संविधान को देखते हैं तो एक लिखित दस्तावेज में रिकॉर्ड है, एक तरह से ऑडियो रिकॉर्डिंग कह सकते हैं, एक तरह से रखा हुआ है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि संविधान, अगला टॉपिक हमारा संविधान की आवश्यकता एवं महत्व। जो संविधान है उसका क्या, क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है, क्यों ऐसा, क्या ज़रूरत है हमें संविधान की, और इसका हमारे एज अ एक बोले तो लोकतांत्रिक देश में उसका क्या महत्व रहता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो संविधान जो होता है ना, तालमेल बैठाता है। एक तरह से देखें तो संविधान विभिन्न राज्यों में तालमेल बैठाता है। संविधान जो होता है उस विभिन्न राज्य में तालमेल बैठाता है, एक पहला। दूसरा ये कि संविधान नागरिकों में विश्वास उत्पन्न करता है कि यदि उसके अधिकारों को छीना जाता है तो न्यायालय में जा सकता है। यानी कोई भी अगर नागरिक है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, मान लेते कोई सरकार कर रही है, कोई पुलिस ऑफिसर कर रहा है, कोई भी मान लेते करते हैं, या कोई दूसरा नागरिक कर रहा है, तो उसके लिए भी अगर हम हो रहा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए न्यायालय में अपील कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके साथ साथ संविधान में अनेक बुनियादी नियम होते हैं। यदि ये बुनियादी नियम नहीं होंगे तो नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। कुछ नियम तो होने चाहिए, तभी तो हम अपने आप को कैसे कहें कि हम सुरक्षित है। इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, वो भी हमें संविधान में मिलता है। संविधान का पहला काम ये है कि ये बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में विश्वास बना रहता है। संविधान में नियम बने हुए हैं कि तो लोगों के भी विश्वास रहता है कि हाँ, उसके ये अधिकार है, हमारा ये अधिकार है, तो वो अपने उससे अधिकार तक अपनी शक्तियों का उस अपने जिसकी इतनी सीमा है वहीं तक उसका उपयोग करेगा। जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। पहले ही बताया था मैंने डेफिनेशन में कि संविधान जो है सरकार की सीमा, किस हद तक सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, उस पर सीमाएं लगाता है। संविधान का एक कार्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए गए नियमों की सीमा को तय करना है। उदाहरण के लिए देखें तो सरकार जो है किसी भी नागरिक को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकती। जब तक कोई नागरिक उसके कोई जुर्म नहीं करता है या कोई अपराध करता है, तब तक ही इसको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन बिना कोई इसी कारण के उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता कोई भी। इस संविधान के द्वारा हमें पता चलता है। इसके अलावा जो देखते हैं, संविधान से हमें विभिन्न सरकार के विभिन्न अंगों की जानकारी मिलती है। संविधान के जो विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग होते हैं। एक तरह से देखें तो ये तीनों अंगों की हमें जानकारी किससे मिलती है, संविधान से मिलती है। अगला जो पॉइंट हमारा है, संविधान निर्णय लेने की शक्ति देता है। संविधान ये तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, कानून किस प्रकार बनाए जाएंगे और लागू कैसे होंगे, इसका पता भी हमें संविधान से पता चलता है। संविधान ये तय करता है कि कानून कौन बनाएगा, किस प्रकार बनाए जाएंगे और जनता के प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर देखें तो भारत का जो संविधान है वो इस साफ साफ कहता है कि अधिकतर जो कानून होंगे वो कौन बनाएगी, संसद। संसद में ज़्यादातर कानून बनते हैं हमारे देश में, और संसद का गठन कैसे होगा इसका वर्णन भी हमें भारतीय संविधान में मिलता है।
इसके साथ साथ अगर देखें तो भारत समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य का भी निर्धारण भी संविधान के द्वारा होता है। संविधान जो पुराना संविधान था ना, एक तरह से देखे तो उसमें सिर्फ सरकार की शक्तियों का ही वर्णन होता था कि सरकार के पास ये शक्तियाँ है, इस सरकार के संघ के पास ये शक्ति वो शक्ति। लेकिन जो आज का आधुनिक संविधान जो होता है उसमें सरकार के सकारात्मक कार्यों और समाज की आकांक्षाओं को भी व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें हम तो जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान ये अपेक्षा करता है कि समाज में जातीय भेदभाव ना हो, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जाति उसके जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। ये अपेक्षा करता है ख़त्म किया जाए, जैसे ख़त्म ही है मान के चलते हैं कि समाज जो भारत में भारत का संविधान ये स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति के साथ जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वह रंग भेद की नीति का विरोध करता है। आपको पता होगा कि पहले यहाँ पे एक दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों का गुलाम होता था, लेकिन तो वहाँ पे जो काले लोग होते थे बेसिकली जो मूल दक्षिण अफ्रीकी होते थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान बना गया उसमें ये कहा गया कि किसी व्यक्ति के साथ उसका रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। संविधान की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता यह है कि समाज की बुनियादी पहचान होता है, बुनियादी पहचान है संविधान। जैसा हमारा समाज है वैसे ही संविधान होगा, क्योंकि हम जो समाज में देखते हैं जो हमारी बुराइयां होती है, जो कमियां होती है, उन्हीं को दूर करने के लिए हम संविधान बनाते हैं और उसी तरह हम अपने समाज को चलाने का प्रयास करते हैं। अब हमारा एक अगला टॉपिक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अगला हमारा टॉपिक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आइए देखते हैं ये होता क्या है। एक निश्चित आयु के बाद बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को, एक निश्चित आयु के बाद प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। यानी वह व्यक्ति जो अपने किसी देश के संविधान में जिस आयु का निर्धारण किया गया है, अगर वहाँ तक उस व्यक्ति की अगर आयु उतनी हो जाती है, उससे ज़्यादा होती है, तो मत देता है, उसको मत देने का अधिकार होता है, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसमें देखते हैं जो भारत में ये जो आयु है वो 18 वर्ष तय की गई है। यानी वह व्यक्ति, भारत में वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, वह बिना किसी भेदभाव के मत दे सकता है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान। अब हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें थोड़े तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है भारतीय संविधान कैसे बना। तो आइए देखते हैं। भारतीय संविधान अंग्रेजी शासन के समय ही बनना शुरू हो गया था। इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। पूरा अगर देखें जब अंग्रेजी शासन के समय ही बनना, आज़ाद जब हम नहीं हुए थे तो उससे पहले हमने संविधान बनाना अपना शुरू कर दिया था। और इस संविधान को बनाने के लिए एक संस्था का गठन किया गया था जिसे संविधान सभा कहते हैं। इस संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन जो अगर कहे तो सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे हुआ था। 11 बजे सुबह उद्घाटन हुआ। उस वक्त से संविधान सभा ने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। संविधान सभा की कुल 166 दिन तक बैठकें चली थी। जो संविधान सभा की जो हमारी पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य, ये अस्थायी संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था उस वक्त 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और इसका 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
13 दिसंबर 1946 को। इसमें उन्होंने जो देश प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें भारत की इसमें कहा गया था कि भारत एक संप्रभुत्व देश होगा, लोकतांत्रिक देश होगा और गणराज्य होगा। और इस जो उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव जो हुआ था ना, वो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। याद रखिए, कोई इसमें वोटिंग नहीं हुई थी, कोई मत नहीं दिया गया था, बस ऐसे ही हाँ हैंड रेस करके इसमें बोला गया था कि चुना गया था। एक तरह से अप्रत्यक्ष विधि तो यही होती है, इस तरह से इन्हें चुना गया था। अगला जो हमारा टॉपिक है वह कैबिनेट मिशन की सिफारिशें या प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन की सिफारिशें एवं प्रस्ताव। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। यानी जो संविधान सभा में जो सदस्य आए थे उनको सीटें देने का ये 3 क्राइटेरिया है। ये 3 तरह से या कह सकते हैं बेसिकली, अगर प्रांत थे जो एक तरह से ब्रिटिश प्रांत थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, देशी रियासतें जो राजाओं के अधीन थी, या और देशी रियासतों के समूह जो विभिन्न राजाओं ने मिलकर एक समूह बना रखा था, उनको संविधान सभा में सीट देने के लिए उनकी जनसंख्या का आधार बनाया गया था। और 1 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट, यानी 1 लाख पर 1 सीट रखा गया था। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो उस वक्त निर्धारित की गई थी वो 389 थी, जिसमें से 292 प्रतिनिधित्व थे वो भारत के गवर्नरों के अधीन, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांत से आए थे, और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों, इसमें से एक दिल्ली, अजमेर मारवाड़, तीसरा कुर्ग और चौथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से आए थे। और जो 93 प्रतिनिधि थे वो देशी रियासतों से आए थे। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 समुदायों में बांटा गया था। यानी जितने प्रांत थे, जो 11 प्रांत थे हमारे, इनको 3 सीटों में बांटा गया था। तीन प्रमुख समुदाय में, जैसे पहला जो समुदाय था वो मुसलमान था, दूसरा सिख और तीसरा समुदाय सामान्य था। उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को बांटा गया था 3 समुदायों में बेसिकली करके। अगला देखते कि ये प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, जो 1935 में जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, वो था उन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमण मत प्रणाली के आधार के द्वारा उनका चुनाव किया गया था। ये चुनाव की 2 विधियां है एक तरह से देखें तो, जो हम लेसन 3 में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके द्वारा इनका चुनाव हुआ था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव का तरीका, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव के लिए तो ये विधि अपनाई गई थी, लेकिन जो देशी रियासतें थी जिसमें जहाँ पर राजाओं का शासन था, उनके प्रतिनिधित्व जो संविधान सभा में जाने वाले थे, उनका चुनाव के लिए ये कहा गया था कि राजा अपने हिसाब से अपने मंत्रियों से परामर्श कर ले और जिसको भेजना है वो भेज दे। इनको छूट दे दी गई थी कि बेसिकली हम कहा जाए तो। अब अगला हमारा संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा का स्वरूप कैसा था? संविधान सभा में आरंभ में 389 सदस्य थे। आरंभ में तो 389 सदस्य थे, लेकिन जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार जब देश का विभाजन हुआ तो ये 389 सदस्य घटकर 299 हो गए, जिसमें इन 299 सदस्यों में से जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो 299 में से 284 मेंबर्स जो थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। यानी उन्होंने मान्यता दे दी थी कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है। 299 में से 284 ने।
संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था ना, वो भले ही वयस्क मताधिकार के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे नहीं हुआ था। मैंने पहले ही बताया था उनका मत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि से इनका चुनाव किया गया था संविधान सभा के सदस्यों का, अप्रत्यक्ष विधि से। लेकिन जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होती है प्रत्यक्ष विधि चुनाव की, तो इसके आधार पर प्रत्यक्ष विधि पर नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष विधि पर हुआ था। लेकिन इसमें पूरा इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था, प्रयास किया गया था कि सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व जो हो वो संविधान सभा में हो, यानी हर समुदाय के लोग संविधान सभा में आए और इसमें भाग ले, और क्या कानून बनाए जा रहे हैं, क्या नियम बनाए जा रहे हैं, देश का संविधान का कैसा स्वरूप तैयार किया जा रहा है, उसकी जानकारी सभी को हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। जो अनुसूचित जाति थी उसमें उनके सदस्यों की संख्या 28 थी। भारत के संविधान में एक नागरिकता की बात कही गई और अल्पसंख्यकों के जो हित थे ना, उसको ध्यान में रखा गया, उसको महत्व दिया गया कि भारत का एक ही नागरिक, प्रत्येक नागरिक भारतीय कहलाएगा, उसके पास कोई दोहरी नागरिकता नहीं होगी, एक ही नागरिकता होगी, वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही होगा। संविधान सभा में जो था ना, इसमें कांग्रेस का वर्चस्व था। कांग्रेस उस टाइम पर एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी बहुत बड़ी पार्टी रही है। तो जो संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन उस संविधान सभा में कांग्रेस की 82% सीटें जो थी वो कांग्रेस की थी, यानी कांग्रेस के 82% मेंबर थे वहाँ पे। लेकिन कांग्रेस भी जो थी ना, बहुत बड़ी पार्टी थी और विविधता से भरी पार्टी थी, डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा था। और वो जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, ये अनेक समुदायों की नुमाइंदगी करती थी, यानी इसमें अनेक समुदाय के लोग थे, उसकी पार्टी, उनके प्रतिनिधित्व थे इस पार्टी के अंदर। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है संविधान सभा के कामकाज की शैली। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, संविधान सभा जो थी, उसके कामकाज करने का तरीका क्या था, कैसे काम करते थे। तो पहला टॉपिक है, जो पॉइंट हम लेके इस टॉपिक का, वो है शक्तियों को लेकर मतभेद। संविधान सभा के सदस्य संविधान बनाते समय एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते थे, यानी सबके हितों का ध्यान रखा जा रहा है। ये नहीं कि हमारा सिर्फ एक समुदाय है तो वो अपने समुदाय के लोगों के हित में सोचे, बल्कि दूसरे के बारे में ना सोचे, ऐसा नहीं, सबके हित के बारे में सोचा जा रहा था। समुदाय सदस्यों में जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनमें प्रायः कुछ विषयों पर मतभेद भी रहते थे। कुछ विषय पर, यानी किसी को पसंद था वो विषय, किसी को नहीं था पसंद, तो मतभेद हो जाते थे कभी कभी। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें तो न्यायपालिका को क्या शक्ति दी जाए, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध कैसे हो, इसको लेकर मतभेद हो जाते थे कभी कभी। और जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये एकमात्र संविधान सभा का ऐसा विषय या प्रस्ताव था ना, जो या प्रावधान था, जो बिना बहस के पास हो गया। किसी को कोई बहस की जरूरत ही नहीं पड़ने को, ना, सभी इसके पक्ष में थे। हर कोई चाहता था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार हो। तो इसलिए ये जो हमारा प्रावधान था, ये बिना बहस के पास हो गया। इस पर किसी की कोई विपक्ष में नहीं था इस प्रस्ताव के। चर्चा और तर्कपूर्ण बहस। संविधान सभा के सदस्य जिस ना, प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक प्रावधान, जितने भी टॉपिक आए रहे हैं, जितने भी कानून बनाए जाएंगे, उन विषय पर गंभीर चर्चा करते थे, विचार विमर्श करते थे। हमारे देश का संविधान तैयार हो रहा है तो उसके लिए ज़रूरी था ये सब करना, तो वो बहुत गंभीर चर्चा करते थे। वो चाहते थे कि कोई भी, किसी को भी हम ऐसा संविधान ना बना दें जिससे किसी भी एक समुदाय की अनदेखी हो जाए, और समाज के जितने भी लोग थे उनके हितों को ध्यान में रखा जा रहा था। विस्तृत अध्ययन और प्रकाशन। विस्तृत अध्ययन और प्रकाशन के बाद संविधान सभा जो थी ना, सार्वजनिक हित के लिए कार्य करती है, ये तो पता ही है। जैसे कि संविधान सभा है तो हम पूरे देश के लिए जब संविधान बना रही है तो सार्वजनिक हित के लिए हुआ एक तरह से। तो संविधान सभा में जो प्रत्येक अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद थे, उस पर विस्तृत और बारीकी से चर्चा की जाती थी, पहले ही बताया मैंने आपको। और उसको मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया जाता, मोटे मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया जाता था, ताकि अगले दिन जब जो बिल पास हुआ है संविधान सभा से, उससे अगले दिन
आम नागरिक पढ़ सके कि हाँ कैसा संविधान बनाया जा रहा है, कौन से अनुच्छेद बनाए जा रहे हैं, किस अनुच्छेद में क्या लिखा जा रहा है, उसको मोटे मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया जाता, अखबारों में लिखा जाता, प्रकाशित किया जाता और उससे लोग पढ़ते थे। और अनेक प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन द्वारा लिए जाते थे। कुछ विषय ऐसे थे ना जहाँ पे संविधान सभा में जो सदस्य थे ना वो कुछ ज़्यादा विपक्ष में जाते थे और पक्ष में होते थे कुछ, तो ऐसे पता नहीं चलता था कि कौन पक्ष में और कौन विपक्ष में है। तो एक जब पक्ष वाले, तो उसके लिए वोटिंग कराई जाती थी, जो बेसिकली जो अगर जिस पक्ष वालों की ज़्यादा संख्या है तो वो तो इसको पास कर जाता था, विपक्ष में अगर ज़्यादा वोटिंग है तो उसे नहीं पास किया जाता था। अब अगला एंड लास्ट हमारा टॉपिक है विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। तो ये देखते हैं जो हमारा संविधान है ना, ये बहुत सारे देशों से प्रभावित होकर या उनसे उदाहरण लेकर कह सकते हैं हमें बनाया गया है। इसमें हमने विभिन्न देशों से, भारत वो विश्व के विभिन्न भिन्न भिन्न देशों से हमने उनके कानूनों को, उनके क्या प्रावधान है उनके संविधान में, उनको लिया है। बस उनको लिया हमने जरूर है वैसे, लेकिन हमने लागू अपने भारत की स्थिति, अपनी विविधता के आधार पर उसको लागू किया है। बस वो कानून हमने विभिन्न देशों से लिया, लेकिन लागू अपने देश की विविधता के आधार पर, क्या हमारे देश में परिस्थितियाँ कैसी थी उस वक्त और आज क्या, उसके आधार पर ही लागू किया गया था। उसके आधार पर उसमें संशोधन भी किए गए थे। तो आइए देखते हैं किस देश के संविधान से हमने क्या क्या प्रावधान लिए हैं। पहला जो हमारा है वो ब्रिटिश संविधान। इससे हमने सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, यानी जो चुनाव होगा उसमें वही पार्टी जीतेगी या वही उम्मीदवार जीतेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होगा, उस व्यक्ति को जीत मिलती है। इसे कहते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर जीत। चुनाव सरकार का संसदीय स्वरूप, जो सरकार होगा उसका संसदीय स्वरूप होगा, यानी देश में, हमारे देश में संसद होगी। हमें पता है कि हमारे देश में संसद है। कानून के शासन का विचार, यानी जो देश में जो शासन होगा वो कानून के आधार पर किया जाएगा। किसी की मनमानी नहीं चलेगी, किसी की तानाशाही नहीं चलेगी, कोई राजा नहीं, कानून ही सब सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं, कानून सबसे बड़ा है। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, यानी जो विधायिका है उसमें एक अध्यक्ष होगा, उसकी क्या भूमिका होगी, इसका हमने ये प्रावधान हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। कानून निर्माण की विधि, कानून कैसे बनाए जाएंगे, कहाँ बनाए जाएंगे, इसका प्रावधान में हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। हमारे देश में कानून संसद में बनाए जाते हैं, इसका भी। और अब अगला हमारा जो है देश वो है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से भी हमने कुछ प्रावधान लिए, जैसे मौलिक अधिकार। हमारे देश आज के टाइम में अगर बात करें तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार का जो हमारे पास विचार आया है, ये हमने प्रावधान जो लिया है वो अमेरिका के संविधान से लिया है। और दूसरा जो हमने अमेरिका के संविधान से एक और प्रावधान लिया वो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायिक पुनरावलोकन क्या था ये पहले बताता हूँ मैं आपको। न्याय पुनरावलोकन यानी जब हमारी संसद कोई ऐसा कानून बना देती है, पास कर देती है जो हमारे संविधान के विरुद्ध है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन वो शक्ति है जो हमारे संविधान में लिया गया है कि अगर कोई संसद हमारा ऐसा कानून पास कर देती है जो संविधान के विरुद्ध है, तो उसको न्यायपालिका यानी हमारी अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में उसको, उसके खिलाफ हम याचिका दायर करा सकते हैं कि हमारे सरकार ने ये कानून पास कर दिया जो हमारे संविधान के विरुद्ध है। तो उस न्यायालय जो होता है उस कानून को रद्द कर सकता है या उसमें संशोधन करने के लिए सरकार को आदेश दे सकती है। और दूसरा हमारा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी हमारी जो न्यायपालिका है यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है, वो एक स्वतंत्र अंग है। उसका उस पर इसका जो कहते हैं वो किसी के हक, वो निष्पक्ष है ना, वो ना तो उस पर किसी नेता का हक है ना किसी पार्टी का उस पर वर्चस्व है, किसी का भी वर्चस्व उस पर नहीं है। वो अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। अगला जो हमारा देश है जिसके संविधान से हमने प्रावधान लिया हुआ है आयरलैंड। यहाँ से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। ये बेसिकली एक तरह से ये देखा जाए तो ये जो कार्य एक तरह से कहे तो जिसे राज्य को दिया गया, यानी हमारे संविधान में कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कुछ ऐसे तत्व या ऐसे कानून है जिसको राज्य बनाएगा, उसे लागू करवाएगा आगे चल के। लेकिन उस वक्त पॉसिबल नहीं था, इसलिए
उसे मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया था, उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में दिया गया था। अगला जो हमारा संविधान है वो है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 प्रावधान लिए हैं। आपको पता है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता है, उसके साथ समानता का अधिकार दिया जाता है, बंधुत्व का अधिकार प्राप्त है। अगला जो हमारा देश है वो है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया है। और दूसरा हमने प्रावधान लिया अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। आपको पता है कि हमारे में 4 हमारी सूची होती है, शक्तियाँ होती है कि राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची का जो प्रावधान लिया है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। उसके बाद हमने दक्षिण अफ्रीका से भी एक प्रावधान लिया, वो है जनहित याचिका। जनहित याचिका आपको पता है आज के टाइम में ये एक आम बात हो गई है, जनहित याचिका। जनहित याचिका वो याचिका होती है जो न्यायालय, जो एक समुदाय की तरफ से, जो एक व्यक्ति, मान लिए ए व्यक्ति है और ये बी है, तो ए के साथ कोई उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये ए व्यक्ति अपना अदालत में याचिका दायर नहीं करता, बल्कि बी जब करता है उसकी तरफ से, उसको लगता है कि हाँ उसको इस व्यक्ति के हित के लिए याचिका दायर करनी चाहिए बी को ए के लिए, तब इसे जनहित याचिका कहते हैं। अगला जो हमारा संविधान, वो जो देश है जिससे हमने प्रावधान लिया है वो है ब्राज़ील का संविधान। ब्राज़ील के संविधान से हमने स्थानीय शासन की विचारधारा लिया, यानी हमारे देश में एक 3rd लेवल की गवर्नमेंट, आपको पता होगा लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, उसका प्रावधान हमने ब्राज़ील के संविधान से लिया है। रूस के संविधान, रूस जिसे पूर्व सोवियत संघ, जो रूस से पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं, उससे हमने मौलिक कर्तव्य, यानी ऐसे कर्तव्य जो एक नागरिक होने के नाते हमें करने चाहिए, वो हमने लिए हैं सोवियत संघ के। आज के टाइम में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य है, वो हमने सोवियत संघ से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान से भी हमने लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया प्रस्तावना की भाषा, यानी जो हमारे भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका, जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, ये वाले जो आपने पढ़ी होगी, इसकी जो भाषा थी, हमने कैसे इसको बनाए, उसका हमने जो विचार था वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अगला जो एक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक और भी हमने लिया वो है समवर्ती सूची। आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास सरकार के पास 4 तरह की शक्तियाँ होती है जिस पर सरकार कानून बना सकती है, इसे सूची कहते हैं कार्यों का, जिसमें राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो जो समवर्ती सूची का जो हमने प्रावधान लिया है वह है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके अलावा केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, इसका भी प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। हमने जर्मनी के संविधान से भी एक प्रावधान लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जर्मनी के संविधान से आपातकाल का प्रावधान, जिसे कहते हैं कानून, लिया है। यानी जब हमारे देश में आपातकाल की अगर लगेगी, अगर हमारे देश में मान लेते हैं कि अगर स्थिति खराब हो जाती है, सशस्त्र विद्रोह होता है, तो उसमें हम आपातकाल का लगा सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे भारत में 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कुछ मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझे फेसबुक पे या मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा यूज़र आईडी और ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर है। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे अगर मुझे पूछना हो तो ये मेरा यूज़र आईडी और ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम जब भी अब कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।